आपका हमारे YouTube चैनल सिविल क्लासेस में मैं मयंक मोइन आपके लिए लेके आया हूँ बैक टू बैक इकोनॉमिक सीरीज, जिसमें आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ के साथ स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम इकोनॉमिकल मॉडल, इकोनॉमिक थ्योरी से रियल लाइफ जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम समझ सकते हैं। यहाँ हम अपने मैथमेटिकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल जो मेथड्स को एनहांस करके हम इकोनॉमिकल थ्योरी को, इकोनॉमिकल मॉडल को बहुत इजीली वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से अधिकतर भागते हैं, घबराते हैं, तो यहाँ हमें उन मैथमेटिक्स मेथड्स को ओवरकम करना है, उनको समझना है, ताकि हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाएँ और इकोनॉमिकल मॉडल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। आज का हमारा टॉपिक है how to approach mathematical methods in economics, how to tackle technical concepts in economics. Before proceed the economic theory and economical model, we must study some technical concepts, some key factors. What is variable and what is concept, what is economic variable, what is dependent and independent variable, what is direct and indirect relationship, what is ceteris paribus. व्हाट इज वेरिएबल, चर क्या होते हैं? चर वे राशियां होती है जो कि परिवर्तनीय होती है, जिनके मान स्थिर नहीं होते हैं, वे चर कहलाती है। वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज व्हिच आर नॉट फिक्स्ड, व्हिच आर चेंजेबल। एंड कांस्टेंट, स्थिरांक क्या होते हैं? स्थिरांक वे राशियां होती हैं जिनके मान स्थिर होते हैं। कांस्टेंट आर दोज वैल्यूज व्हिच आर फिक्स्ड। अगर हम एग्जांपल लें तो मैं देखेंगे कि ए, B and C, X and Y and Z, these are variables. ये चर होते हैं क्योंकि इनका कोई भी मान हो सकता है। They have any values. These are variables. They are changeable. And constant हम देखेंगे तो 100, 200, 300 ये सभी constant होते हैं because they are fixed in real term. इनके मान स्थिर होते हैं। 100 is equal to 100, 200 is equal to 200. So these are constant. What is economical variable? आर्थिक चर क्या होते हैं? आर्थिक चर वे चर होते हैं जिनका मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जिनको वित्त के रूप में माप सकते हैं। इकोनॉमिकल वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच वी कैन मेजर इन द इकोनॉमिकल टर्म, इन द फाइनेंशियल टर्म, इन द मॉनेटरी टर्म, इन द मनी टर्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लें तो हम कंजप्शन, जो आप डेली लाइफ में जो कंज्यूम करते हो, जो कंजप्शन है, जो उपभोग है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। प्राइस लेवल, कीमत स्तर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इन्वेस्टमेंट, निवेश, मुद्रापूर्ति, मनी सप्लाई, etc. These are the economical variable. And after that we read the dependent and independent variable. आश्रित चर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं। आश्रित चर और स्वतंत्र चर क्या होते हैं तो हमें समझते हैं एग्जांपल के द्वारा कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं आपकी रियल लाइफ। आप अपने रियल लाइफ में कुछ भी कंज्यूम करते हो, मान लेते हो कि आप कंज्यूम करते हो, उपभोग करते हो, वो जो आपका कंजप्शन है वो बेसिकली आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी है, आपकी आय कितनी है। तो आपकी आय पर डिपेंड करता है आपका जो कंजप्शन है, आप जो भी कंज्यूम करते हो वो आपकी आय पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपका जो कंजप्शन है, जो आपकी रियल लाइफ का जो कंजप्शन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपकी लाइफ की जो रियल लाइफ आपकी इनकम है, बेसिकली वो इनकम आपकी जो आय है वो आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पर जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो इनकम होगा वो आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो आपका उपभोग का है, जो आपका उपभोग का स्तर है वो आश्रित चर होगा और जो इनकम है, आपकी आय है, वो स्वतंत्र चर होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो उपभोग है वो आपकी आय पर डिपेंड करता है, आपकी आय पर निर्भर करता है, इसलिए उपभोग आपका आश्रित चर हो गया और आपकी इनकम हो गई स्वतंत्र चर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और दूसरा सबसे एक अच्छा एग्जांपल है, आप मार्केट में जाते हो और आप मार्केट में मान लेते हो कि आप मार्केट से एप्पल परचेज करते हो और आप एप्पल परचेज करके लाते हो। तो एप्पल जो आप 1 kg परचेज करते हो, 2 kg परचेज करते हो, उसकी प्राइस पे डिपेंड करती है। मान लेते हो कि अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसकी जो क्वांटिटी है बेसिकली वो रिड्यूस कर दोगे, 2 kg की जगह 1 kg परचेज करोगे। और मान लेते हैं कि उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो आप ज़्यादा परचेज करोगे। तो बेसिकली जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, वो किसका फंक्शन होती है? बेसिकली उसकी प्राइस का फंक्शन होती है, उसकी प्राइस पे डिपेंड करती है। तो एप्पल की जो क्वांटिटी होगी 1 kg एंड 2 kg, बेसिकली वो क्या होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। बेसिकली क्या होगी? वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और उसकी जो एप्पल की जो प्राइस होगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। जो सेब की जो मात्रा होगी वो आश्रित चर होगी और जो उसकी कीमत होगी बेसिकली वो स्वतंत्र चर होगी। तो यहाँ हमने एक अच्छा सा एग्जांपल देखा और हम यहाँ समझे कि
कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आश्रित चर क्या होते हैं, स्वतंत्र चर क्या होते हैं। आश्रित चर वे चर होते हैं जो किसी और चर के मूल्य पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आपकी सेम की मांग मात्रा हो गई, आपकी जीवन का आपका जो उपभोग का स्तर हो गया, रियल लाइफ कंजप्शन हो गया, ये सभी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए, आपकी रियल लाइफ इनकम हो गई, आपका प्राइस ऑफ एप्पल हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सभी ये हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझा। और अब यहाँ तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, सीधा संबंध, दो चरों के मध्य सीधा संबंध क्या होता है, धनात्मक संबंध क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हमने इकोनॉमिकल वेरिएबल का उदाहरण लिया है, कंजप्शन एंड इनकम। तो यहाँ देखेंगे कि आपकी इनकम मान लो बढ़ जाती है, आपकी इनकम जो है बेसिकली y1 से y3 हो जाती है, आपकी इनकम इंक्रीज कर जाती है, तो आपका कंजप्शन भी बढ़ जाता है, आपका कंजप्शन भी जो बेसिकली बढ़ जा रहा है। और यदि आपकी इनकम डिक्रीज कर जा रही है, y1 से y2 डिक्रीज हो गई है, तो आपका कंजप्शन भी जो है c1 से c2 डिक्रीज हो गया है। तो हमने देखा कि दोनों चरों के मध्य कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे कि यदि आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम अगर इंक्रीज करती है, तो आपका कंजप्शन भी जो है, आपका जो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। और यदि आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज करती है, तो आपका कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों में अगर एक में इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी दूसरे फैक्टर में भी इंक्रीज हो रहा है, यदि एक फैक्टर में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे फैक्टर में भी डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही समान दिशा में जा रहे हैं, धनात्मक दिशा है, सीधी दिशा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीधा संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ आपने इनकम और कंजप्शन का उदाहरण लिया है कि दोनों के मध्य कौन सा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ हम एक दूसरे एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे दो चरों के मध्य इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्रतिलोम संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है कैसे। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो फंक्शन ऑफ प्राइस जो हम पहले ही एक एग्जांपल के थ्रू समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने वापस ओरिजेंटल एक्सेस और यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस लिया है, जिसमें ओरिजेंटल एक्सेस में हमने रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी डिमांडेड को, आपकी मांग मात्रा को, और यहाँ पे अपने प्राइस यानी कीमत को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मान लेते हैं आपकी जो कीमत है बेसिकली वो P से P2 हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो कीमत के डिक्रीज करने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो मांग मात्रा है, वो आपकी बेसिकली बढ़ जाएगी, Q से Q2 हो जाएगी। और मान लेते हैं आपकी कीमत P से P3 हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपकी मांग मात्रा जो बेसिकली है Q से Q3 हो जाएगी, यानी घट जाएगी। तो यहाँ पर दोनों के मध्य कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे कि यदि मान लेते हैं कि आपकी जो सेम की जो कीमत है, प्राइस है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो बेसिकली उसको कम कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि मान लेते हैं कि उसकी कीमत घट जाती है, तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, तो आप उसकी ज़्यादा मात्रा को परचेज करोगे, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि यदि मान लो एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा चर घट रहा है, एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा चर घट रहा है, और यदि एक चर घट रहा है तो दूसरा चर बढ़ रहा है, तो दोनों के मध्य इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। दोनों ही इनवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। यदि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ये फिनोमेना होता है इनवर्स रिलेशनशिप का। अब यहाँ हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना को स्टडी करेंगे, व्हाट इज सेटेरस पेरिबस, जो कि आपके आगे इकोनॉमिक मॉडल में काम आएगा। सेटेरस पेरिबस क्या होता है, सेटेरस पेरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट या अदर फैक्टर रिमेन सेम, अन्य कारकों के स्थिर रहते या अन्य कारकों के समान रहते। इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि जो भी रॉक ब्रिक होता है, जो भी चट्टान का जो टूटना होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके रेनफॉल पे, आपके अर्थक्वेक पे, और अदर्स फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ अर्थ, अदर्स फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो भी आपका अर्थ, जो चट्टान का जो बेसिकली टूटना होता है, वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, अर्थक्वेक पे डिपेंड करता है, और आपके अदर फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ठीक है, तो यदि हमें ये देखना है कि रेनफॉल से चट्टान का टूटने में जो रिलेशनशिप है वो कितना इफेक्ट करता है, रेनफॉल चट्टान के टूटने को कितना इफेक्ट करता है, तो जब हम इसका एब्सोल्यूट वे में ये इफेक्ट जानना चाहते हैं कि कितना इफेक्ट करता है, केवल और केवल रेनफॉल चट्टान के टूटने को कितना इफेक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पर टू वेरिएबल रिलेशनशिप जब हम देखेंगे, टू वेरिएबल रिलेशनशिप जब हम केस देखेंगे, तो हमें अदर फैक्टर्स के जो इफेक्ट होंगे उनको हमें कांस्टेंट मानना होगा। तो तभी हम उन दोनों के मध्य जो इफेक्ट होता है कि भाई रेनफॉल से ही चट्टान के मध्य के टूटने का जो संबंध है वो हम उसको स्टडी कर पाएंगे। तो यही होता है आपका सेटेरस पेरिबस।
इसी टर्म को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल वेरिएबल्स के भी। अब हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा होती है उसकी ढाल क्या होती है, प्रवणता होती है। उसकी प्रवणता क्या होती है? तो आपने कभी कभी ये सुना होगा कि जब भी आप हिल क्लाइंबिंग करते हो, कोई पहाड़ चढ़ते हो, ट्रैकिंग करते हो, तो आपने कभी सुना होगा कि इस पहाड़ की तो ढाल जो है बेसिकली बहुत तीव्र है, इसकी चढ़ाई तो बहुत तीव्र है, उस पर चढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसका जो स्लोप होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। उसका जो ढाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे दिक्कत आती है। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं। जब भी आप इंट्रोड्यूस होंगे, ग्राफ से इंट्रोड्यूस होंगे, तो आपकी टर्म आएगी स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सीधी जो रेखा होती है उसकी ढाल क्या होती है? तो क्या होती है कि जिस दर से उस रेखा में परिवर्तन होता है, ठीक है, वही उसकी ढाल होती है, वही प्रवणता होती है, जिस दर से उसमें परिवर्तन होता है। कैसे? तो उसको हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन is the ratio of the vertical change, the rise or drop, to the horizontal change, the run between any two points of line। ठीक है, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन पे आप जो आपका वर्टिकल चेंज है, जो हॉरिजॉन्टल चेंज है, उनका जो रेशियो होगा बेसिकली वही स्लोप होगा। कैसे? dy by dx, dy by dx is equals to delta y upon delta x is equals to vertical change upon horizontal change। आपने यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे, तो इस ग्राफ में हम इस स्लोप ऑफ द लाइन को डिराइव करना सीखेंगे टेक्निकली कि ढाल क्या होती है। बेसिकली हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसकी प्रवणता को, उसकी ढाल को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो मान लेते हैं कि ये एक डिमांड कर्व है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपकी जो प्राइस है वो P1 से P2 हो जाती है। प्राइस जो बेसिकली है वो P1 से P2 हो जाती है। तो एनी प्राइस फॉल कर गई है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आता है। तो यहाँ अब हमें देखना होगा कि बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ढाल, यहाँ पे इसकी जो ढाल है, जो स्लोप है, वो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम मैथमेटिकली डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो डिराइव हम बहुत आगे की क्लासों में सीखेंगे, बट यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बेसिकली होता क्या है और हम इसको कैसे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा होती है, उसकी ढाल क्या होती है, उसकी प्रवणता क्या होती है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है बेसिकली वो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो है। तो हम यहाँ देखेंगे कि वर्टिकल चेंज हुआ क्या हमारे इस ग्राफ में। वर्टिकल चेंज हुआ क्या? बेसिकली प्राइस जो है वो P1 से P2 हो गई, यानी डिक्रीज कर गई। तो बेसिकली हम देखेंगे जो वर्टिकल चेंज हुआ है वो इतना हुआ है, वर्टिकल चेंज इतना हुआ। आपका जो ये है बेसिकली डेल y है, क्योंकि आपने, ठीक है, तो ये डेल P है, सॉरी डेल P है बेसिकली, ये इसको हम डेल y भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डेल y, आपका जो वर्टिकल चेंज हुआ है वो इतना हुआ है और आपका हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हुआ है? Q1 से Q2। तो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज इतना हुआ है, आपका जो हॉरिजॉन्टल चेंज है बेसिकली वो इतना हुआ है। तो मैं इसको डेल Q लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको डेल x भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया, बेसिकली स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया। अब मैं इसको एक न्यूमेरिक, इसको मैं अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दूँ बेसिकली, इन सबको, इसको मैं दे दूँ A, इसको मैं दे दूँ B, इसको मैं दे दूँ C। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो डेल y इज अपॉन डेल x, डेल y बाई डी एक्स, डेल y बाई डेल डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy। जो चेंज हुआ है, सॉरी, जो चेंज हुआ है बेसिकली, जो चेंज हुआ है बेसिकली वो चेंज, जो चेंज हुआ है बेसिकली वो चेंज कितना हुआ आपका यहाँ पे? AB, A अपॉन B अपॉन BC। तो ये जो बेसिकली आया है आपका, ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन आ गया। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया स्लोप। तो अगर हम इसको हटा दें इन सब चीज़ों को तो आपका स्लोप निकल आएगा बेसिकली। अब इन सब चीज़ों को हटा दें तो बेसिकली आपका स्लोप जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया। बेसिकली यही स्लोप है कि जिस दर से उस रेखा में परिवर्तन हो रहा है वही स्लोप है। तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB बाई BC, AB अपॉन BC। तो यह कॉन्सेप्ट होता है स्लोप ऑफ द लाइन का कि जिस दर से उस रेखा में परिवर्तन होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स
ये एक तो अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता ही है, बाकी सबसे आपको समझना केवल इतना ही है कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल में कितना चेंज हो रहा है और डिवाइड आप कर दोगे हॉरिजॉन्टल चेंज से, तो आपका स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन मैथमेटिकली डिराइव्ड हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ा अपना सब टेक्निकल स्किल्स को और इनहांस करने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम है जो बेसिकली एक जो कर्व है, एक जो लाइन है, बेसिकली रेखा है वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, और एक जो रेखा है, एक जो लाइन है, बेसिकली वो क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज है। तो इस कंडीशन में स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि स्लोप ऑफ द लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मेजर कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली होता ये है कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। जो वर्टिकल चेंज है, जो आपका ऊर्ध्वाधर जो परिवर्तन है वो डिवाइड करोगे आपका वो जो हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, जो आपका क्षैतिज परिवर्तन है उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपका स्लोप, जो उसको ढाल बोलते हैं, जो प्रवणता बोलते हैं, वो आपकी निकल आएगी, ठीक है, ढाल या प्रवणता। तो ये आपका होता है बेसिकली आपका ऊर्ध्वाधर परिवर्तन। इस अक्ष पर जो परिवर्तन होगा उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, और इस अक्ष पर जो आपका परिवर्तन होगा उसको हम बोलते हैं क्षैतिज परिवर्तन, ये हॉरिजॉन्टल चेंज, और इस एक्सिस पे जो चेंज होगा उसको बोलते हैं वर्टिकल चेंज, ठीक है। तो वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज या ऊर्ध्वाधर परिवर्तन डिवाइडेड बाय क्षैतिज परिवर्तन, बेसिकली यही मेजर कॉन्सेप्ट होता है स्लोप ऑफ द लाइन का, ठीक है। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली, तो इस कंडीशन में dy बाई dx है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x क्या होगा। तो बेसिकली हमें देखना होगा कि डेल्टा y यानी y में कितना चेंज हो रहा है, बेसिकली प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। तो आपकी प्राइस का कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, तो प्राइस होगी जीरो। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है बेसिकली प्राइस में जो चेंज हो गया वो हो गया जीरो, चेंजेस इन प्राइस या चेंजेस इन y इस वेरिएबल में चेंजेस हो गया जीरो, एंड क्वांटिटी है Q1 से Q2 हो जा रही है, तो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है Q1 Q2 हो रहा है या फिर AB हो रहा है, तो जीरो डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू जीरो, तो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो रेखा की जो ढाल होगी, जो प्रवणता होगी वो शून्य होगी, जीरो होगी, क्योंकि जो वर्टिकल एक्सिस है उस वर्टिकल एक्सिस में जो वेरिएबल लिया गया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वर्टिकल जो आपका वर्टिकल जो चेंजेस है वो जीरो है, वर्टिकल चेंज जीरो होने के कारण इसका स्लोप क्या हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। अब एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल ये है, ठीक है, इसमें आपका वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल चेंज है वो जीरो है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल चेंज है जीरो, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है बेसिकली आपका जो वर्टिकल चेंज हो, जो आपका हॉरिजॉन्टल चेंज है, हॉरिजॉन्टल चेंजेस जो है वो बेसिकली क्या है आपका जीरो है, ठीक है, और आपका जो वर्टिकल चेंज हो रहा है वो अनवन हो रहा है, तो इसलिए इसका स्लोप हो गया बेसिकली इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं इसका जो स्लोप हो गया वो हो गया इनफाइनाइट। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है स्लोप ऑफ द लाइन का, हॉरिजॉन्टल बेसिकली वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। आपका जो वर्टिकल चेंज है उसको डिवाइड कर दोगे हॉरिजॉन्टल चेंज से, तो आपका स्लोप ऑफ द लाइन डिराइव्ड हो जाएगा अच्छे से।